नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सांता क्रूज पूर्व में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट के ठीक बाहरी ओहदे पे हम खड़े हैं और हमारे साथ यहां पर अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपने तमाम तकलीफों को लेकर खड़े हैं टैक्सी चालक। वो टैक्सी चालक जो दिन रात कड़ी मेहनत, अथक परिश्रम कर अपना पसीना बहाते हैं और उससे होने वाले धनोत्पार्जन से किसी तरह अपने परिवारों की आजीविका चलाते हैं। लेकिन आज इनकी आजीविका पर एक बड़ा कुठाराघात किया गया है। ये कुठाराघात करने वाले कौन हैं, ये हम इनसे पूछेंगे और साथ ही हम इनसे ये भी पूछेंगे कि एयरपोर्ट में जब ये टैक्सी अपनी पार्क करते हैं तो किन किन तरह की चुनौतियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे में इन तमाम टैक्सी चालकों की तस्वीरें कैद करें। ये वो टैक्सी चालक हैं जिनकी तकलीफें बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी शिकायत पर अमल करने वाला कोई नहीं। चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो कोई भी सरकारी महकमा, जहां बैठे उच्चाधिकारी मानो उदासीनता के परिचायक बने हुए हैं। हमारे साथ मनोज मिश्रा है जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है। श्रमिक उत्कर्ष सभा के ये अध्यक्ष हैं, जिसके अंदर तमाम ऑटो चालक, टैक्सी चालक जुड़े हुए हैं बतौर सदस्य। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे किस तरह की परेशानियों का सामना आप टैक्सी चालकों को करना पड़ रहा है। इस एयरपोर्ट पे हम लोग को इस तरह से इतनी ज़्यादा परेशानी जब से जीवीके कंपनी आई है यहाँ पे, तब से हमारी कोई भी बात सुनी नहीं जाती है। और आज साल 1.5 साल से इतना ज़्यादा परेशानी हो गई है कि ना कोई मीटिंग की जाती है, टैक्सी यूनियन वाले को ना कुछ बताया जाता है। मन मर्जी अपनी जो भी मर्जी में आता है, जीवीके वाला नियम कानून लगा देता है। अगर कोई टैक्सी वाला उसका विरोध करता है या यूनियन वाला कोई विरोध करता है तो उस टैक्सी वाले की जो है गाड़ी वांटेड कर दी जाती है, बिना पुलिस को बताए वांटेड कर दी जाती है। उसका नंबर नहीं लिखा जाता है लाइन में, वो चाहे 4 घंटे 8 घंटे लाइन में खड़ा रहे, 1 हफ्ते के लिए उसकी गाड़ी यहाँ से वांटेड कर दी जाएगी। थोड़ा सा हमें समझाइए कि किस तरीके से वांटेड जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया है। हमने आपराधिक खबरों को लिखते समय बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं टैक्सी को वांटेड कर दिया जाता है। जी, उनका ये कहना है जीवीके वाले का कि आप एयरपोर्ट में आप गाड़ी नहीं लगा सकते 1 हफ्ता या 10 दिन, जो भी वो नियम लगा के वांटेड करेंगे आपका गाड़ी का नंबर नहीं लिखा जाएगा, ना ही आपको वाउचर मिलेगा। इस कंपनी की तरफ से कौन वो अधिकारी या कर्मचारी है जिसकी प्रताड़ना के आप शिकार हैं? उसका नाम है अनवर खान, लैंड साइड मैनेजर है, उसका नाम है अनवर खान। वो उसका सीधा कहने का मतलब हम किसी यूनियन को नहीं जानते और हम जिसको चाहेंगे वही एयरपोर्ट में ड्राइवर रहेगा। ऐसा कौन कहता है? अनवर खान। ये जिस अनवर खान की ये बात कर रहे हैं, है तो वो भी एक इंसान ही। जीवीके के एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का ये नाम ले रहे हैं और हम अनवर खान साहब आपके पास आएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि किन अधिकारों के चलते आप इन्हें ऐसा कह रहे हैं कि हम किसी की भी नहीं सुनते और ना सुनेंगे, आपको जो करना है आप कीजिए। बहरहाल हम आपके पास आएंगे और आपका पक्ष रखेंगे, चूंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है। आपसे एक बात जानना चाहेंगे मनोज भाई, जीवीके किस तरह का एक्शन आप लोगों के खिलाफ लेती है और वो कौन कौन सी खामियां हैं जिसे वो प्रमुखता से पकड़कर आपके ऊपर दंड लगाती? सर उसमें ऐसा है, देखिए जीवीके कंपनी का जो है, अगर कोई भी सिक्योरिटी या ड्राइवर से झगड़ा मारामारी हुआ किसी बात को लेके, तो पुलिस स्टेशन में सिर्फ सिक्योरिटी वाले की सुनवाई होती है, टैक्सी वाले की सुनवाई नहीं होती। आपको उदाहरण के तौर पे एक दिखा रहा हूँ, एक लड़का ये है, देखिए इसके ऊपर 3 फर्जी केसेस लादे गए हैं पुलिस स्टेशन में। और जबकि दोनों तरफ से मारामारी हुआ था, इसका भी मेडिकल हुआ था, सिक्योरिटी वाले का भी मेडिकल हुआ था, लेकिन इसने जो कंप्लेन दिया इसके पे सिर्फ 323 का धारा लगा के एनसीआर लिया गया। और उन्होंने जो है पहले तो कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में समझौता हुआ दोनों पार्टी का लिखित में, उसके बाद में जो है अभी पुलिस से मिलकर सिक्योरिटी वाले ने क्या किया, इसके ऊपर फर्जी मुकदमा 324 का लग गया। इसको मालूम नहीं है, कोर्ट में गया था कल जमानत के लिए। अब एक बात बताइए, जब इनकी मारपीट हुई थी, जैसे इन्हें मार लगा था वैसे सामने वाले को भी मार लगा होगा? हाँ, दोनों तरफ से मारामारी हुआ, दोनों को लगेगा ही। तो इनके तरफ से 323 एनसीआर के रूप में लिया गया और सामने वाले की तरफ से 324 एफआईआर की तरफ से लिया गया। गिरफ्तारी किसकी हुई? गिरफ्तारी इसके लिए पुलिस पीछे पड़ा। 3 फर्जी केस है, एक 324 आपने बताया, बाकी 324 वो भी है, फर्जी मेडिकल के ऊपर हुआ है, मेडिकल भी उसमें बराबर है नहीं। बहरहाल मामला पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज किया है, आरोपी को अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। मामले में अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन हमारे साथ और भी टैक्सी चालक हैं यहाँ पर, हम उनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? बाबा साहेब सानप।
सानब साहब, कितने साल से आप ये टैक्सी के उसमें लगे हैं? मैं 20 साल से टैक्सी संगठन में काम करता हूँ, 20 साल से टैक्सी चलाता हूँ। बात ये हो रही है कि एक जीवीके कंपनी, संजय रेड्डी नाम का एक आदमी यहाँ मुंबई में शहर के अंदर आके बैठा है और उसको ये लग रहा है कि मैं ये करता हूँ, वो जाता हूँ, वो मैं ये करेंगे वही करना चाहिए। तो इधर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टदार को लाके दादागिरी करता है, टैक्सी ड्राइवर को मारता है, पीटता है। इधर के पुलिस स्टेशन इतने अच्छे लोग हैं, क्या मतलब टैक्सी ड्राइवर के पास थोड़ा भी कुछ नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। और ओला उबेर सर की चोर कंपनी ये महाराष्ट्र के अंदर आया है, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, वो कौन गाड़ी चला रहा है वो भी मालूम नहीं है और उनको एकदम सलमान से छोड़ जाता है। और ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आज 20 साल से, आज 40 साल से ये मुंबई के अंदर टैक्सी ही चल रहे हैं। आज ये टैक्सी के वजह से ये मुंबई शहर बढ़ गए है, क्यों तो ये टैक्सी लंबा सफ़र करके लंबे तक आदमी को छोड़ रहे, क्यों तो टैक्सी रात दिन 24 घंटे में मिलता है। इस भरोसा ये टैक्सी के ऊपर ये मुंबई शहर में, और ये मुंबई शहर में ऐसा जीवीके कंपनी आया है। क्या ये मान लिया जाए कि बड़े रसूखदार लोगों की सुनवाई होती है लेकिन आप लोगों की नहीं, ये मान लिया जाए? और ये बराबर है, ये जे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और टैक्सी वाले को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बैठे। और टैक्सी चालक का जो 20 आज 40 साल से आज गुजर हो गए बेचारे, उनको कौन सा भी आज टैक्सी वाला घर पे जाएगा तो उसको खाने का मुसीबत हो गए। सानब साहब, आप कह रहे हैं कि आप 20 साल से टैक्सी चलाते हैं, इस कारोबार में आप 20 साल से हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस एयरपोर्ट के पास टैक्सी जो आप चला रहे हैं 20 साल का तजुर्बा होगा आपको। हाँ, क्या इससे पहले भी इस तरह की परिस्थितियां बनी थी? इससे जब भी गवर्नमेंट के पास, जब भी गवर्नमेंट एयरपोर्ट चला रहे थे तभी टैक्सी वाले को कुछ भी तकलीफ होता नहीं था। टैक्सी वाले का, पुलिस का और आरटीओ का, इन लोग का बैठ के मीटिंग होके हाल निकल जाती थी। अभी ये जीवीके कंपनी आया है, ये किसका सुनता भी नहीं है और उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको जब पूछेगा तो वो बोलता है अभी कब तक हम झोपड़पट्टी में खाना खाएगा, अभी जाएगा ताज में जाके खाना खाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब केंद्र सरकार में बतौर प्रधानमंत्री हमारे देश के बहुत कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री माने जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब। ना ये आरोप हमारे हैं, ना ये संवाद हमारे हैं, ये आरोप है उन तमाम टैक्सी चालकों के जो 20 साल से इस आर्थिक राजधानी मुंबई में दिन रात टैक्सी चलाकर अपने परिवार की आजीविका चलाता है। लेकिन बदले में इनके साथ क्या होता है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारा आपसे आग्रह बस इतना है कि निजीकरण क्या होता है उसका एक बड़ा नमूना, उसका एक बड़ा उदाहरण इन तमाम टैक्सी चालकों के मुखारबंद से निकलने वाले इनकी मुसीबतों को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि निजीकरण जब किसी चीज का किया जाता है, जब कोई काम सरकार के अधीन होता है तब क्या स्थिति होती है, जैसे कि सानब साहब ने बताया। और जब सरकार के हाथ से निकलकर जब कोई चीज का निजीकरण कर दिया जाता है, प्राइवेट संस्थान के अंतर्गत वो चीज आ जाती है, तब परेशानी और बढ़ जाती है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? राकेश कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ मुलुंड। मैं टैक्सी लाइन में 1977 से हूँ, 77 से, और टैक्सी चला रहा हूँ। और यहाँ जीवीके कंपनी एक ढंग से क्या है, पहले जो पुराने ज़माने में बोलते थे ठग, हम लोग को समझाया गया कि आपको अच्छा पार्किंग देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे। इन्होंने कुछ नहीं दिया, आज इनको ऐसे कचड़े में डाल दिया है। आपने देखा होगा क्या हालत है। जीवीके कंपनी यहाँ पहले प्रीपेड काउंटर था, सहार इंटरनेशनल में यहाँ भी पहले कुछ यूनियन मिल करके पुरानी एक ट्रस्ट बना हुआ था, उसको भी इन्होंने बेच खाया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया। पहले ट्रस्ट के अंदर था तो कोई भी ड्राइवर बीमार होता था, स्कूल में बच्चे जाते थे उनको 10-5 हज़ार स्कॉलरशिप मिलता था, वो सारा चीज़ बंद हो गया। आज जीवीके कंपनी आया, उसके पहले हम लोग 1 रुपया पार्किंग चार्ज नहीं देते थे। आज एक बार जितनी बार भाड़ा मारेंगे 50 रुपया एक बार हर बार देना पड़ेगा, और उसका कोई भी टैक्सी वाला के एक पैसे के बेनिफिट नहीं है। आज कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से एक पैसा कोई देने वाला नहीं, नहीं तो हमारा ट्रस्ट है, न तो हमको कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है। ये अच्छा बात करेंगे। आज इतना सिक्योरिटी लगा है, कोई ज़रूरत नहीं ट्रैफिक सिक्योरिटी की। पहले ट्रैफिक पुलिस वाले थे, 4 ट्रैफिक पुलिस वाला रहता था, कंट्रोल थे। आज ये लोग 100 रखे हैं।
अब ये ड्राइवर रात दिन इनसे मारा मारी करे, कोई ट्रैफिक पुलिस से कोई ड्राइवर मारा मारी नहीं करेगा। एक जब से प्राइवेटकरण हो गया, आज टैक्सी वालों की ऐसी हालत हो गई है कि कितने आदमी तो आज जाओगे देखोगे इंटरनेशनल में ऐसे गाड़ियाँ खड़ी करके गाँव भी जा रहे हैं, क्योंकि धंधा पानी एकदम ख़त्म कर दिया। बाकी जो बचा खुचा है वो भी ख़त्म करने वाले। और दूसरी बात, आज जो नई बम्बई पनवेल वासी जो भी टैक्सी वाले बेचारे यहाँ आते हैं, आज जो 25-30 साल से टैक्सी चलाते हैं, अगर 25-30 साल से टैक्सी चलाते हैं तो उनका हक कम से कम 100-150 कस्टमरों से तो उनका बात व्यवहार हुआ है। अगर आज उनका कोई कस्टमर फ़ोन करे कि मैं एयरपोर्ट में आ रहा हूँ, उनको यहाँ पिकअप नहीं करने दिया जाएगा। ओला उबेर 120 रुपया भर के जाएगा और टैक्सी वाला अगर 120 भरेगा तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा। ये दोहरा नीति जो चल रहा है गलत है। इसका मतलब साफ है, वाला उतना भरेगा तो नहीं चलेगा। नहीं जाने देंगे, वो भरने नहीं देंगे। ओला उबेर जाएगी चलेगा। और ये अनवर जिस कंपनी का आप नाम बता रहे हो और जिस अधिकारी के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हो, क्या उस कंपनी और इस अधिकारी के बीच कोई साठगांठ तो नहीं? हाँ, ओला उबेर है, उसका साठगांठ है। अरे भाई 120 वो दे रहा, हमारा 120 रुपया क्या खराब बात मार रहा है क्या? हम भी दे के जाएंगे ना, हमारा पैसेंजर है, जा रहा हूँ। ये 1977 से टैक्सी चलाते हैं और हम 1974 में पैदा हुए थे। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब हम 3 साल के थे तब ये टैक्सी चलाना शुरू किए थे और आज हम 45 साल के हो गए हैं। इनकी ये दशा है जस की तस। तो कुल मिलाकर इस आर्थिक राजधानी मुंबई में जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक जो पसीना बहाते हैं, वो भी किसी किसान की तरह होते हैं। जैसे किसान अपने खेत में फसलों की पैदावार कर हमारा पेट भरने का काम करता है, वैसे ये टैक्सी वाले, ठंडी हो, बरसात हो, कड़ाके की ठंड हो या फिर चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी, इन सब के बावजूद ये टैक्सी चलाते हैं और हमें और आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ इतना उदासीन रवैया अख्तियार किया जा रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका नाम सर क्या है? तौफीक शेख। साहब कहाँ रहते हैं? मैं इधर अंदरी में रहता हूँ। आप इस श्रमिक उत्कर्ष मैं जनरल सेक्रेटरी मुंबई टैक्सी यूनियन। आप मुझे एक बात बताइए, कितने साल से आप टैक्सी के कारोबार में हैं? ऐसा यूनियन तो मैं चला लगभग 2000 से, और 94 से मैं टैक्सी चलाया हूँ। अभी तो नहीं चला, अभी यूनियन चला रहा हूँ। ये यहाँ पर जब टैक्सी प्रीपेड चालू करना था डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, क्योंकि इंटरनेशनल पे तो 83-84 से चल रहा है, तो इसके पहले एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर 3 जुलाई 2009 को। तब जॉइंट सीपी संजय बर्वे साहब थे ट्रैफिक। तो उस मीटिंग में तय किया गया था कि जो ये प्रीपेड है ये सिर्फ टैक्सियों का प्रीपेड रहेगा, और जो फ्लीट टैक्सियाँ हैं जैसे मेरू वगैरह, उस टाइम पे ओला उबेर नहीं आई थी, इनको यहाँ पर जो अलाउ नहीं किया जाएगा। ये खाली कॉल पे, क्योंकि कॉल टैक्सियाँ थी, कॉल पे इनको बिजनेस दिया जाएगा और ये यहाँ पे इनको पार्किंग का काउंटर नहीं दिया जाएगा। जब उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस मीटिंग को मिनट से बाकायदा नज़रअंदाज करते हुए उनको फ्लीट टैक्सी को काउंटर दे दिया गया। ओला उबेर को भी गैर कानूनी तरीके से, अगर ये ऐप टैक्सी है ओला उबेर, तो इसको जो है ऐप पे लोग बुक करें और ले जाए, लेकिन इनको ऐसा ना करके यहाँ के इनके कर्मचारियों को खड़ा किया गया है, जीवीके ने काउंटर दिया है और यहाँ पे टाउट कर रहे हैं लोग। मतलब जो शुरुआत में जो कहा गया था वो बिल्कुल ऐसा किया नहीं गया। जैसे कि हाँ, प्रीपेड की जो उन्होंने बात करी थी वो सीधे काउंटर ही दे दिया। प्रीपेड तो हमारा चालू किया, लेकिन उनको काउंटर नहीं देना था। मीटिंग में तय हुआ था कि फ्लीट टैक्सी उन लोगों को काउंटर नहीं देना था, वो काउंटर उनको दे दिया गया और आप लोगों को ऐप में भी शामिल नहीं किया गया। हमारा तो अलग है, हमको प्रीपेड में रखा है, लेकिन उनको गैर कानूनी तरीके से, जो वो अगर कॉल टैक्सी थी तो आपने उनसे कभी पूछा ऐसा करने के पीछे? 50 कंप्लेंट करी है। उसके अलावा ये लोग अपने टैक्सी प्रीपेड काउंटर से 40 रुपया डोमेस्टिक पे और 50 रुपया सार एयरपोर्ट पे कन्वेनियंस चार्ज के नाम पे, जो 20 रुपया हमारा जो सर्विस चार्ज है वो तो लेते हैं, वो जाता है खर्चे में जाता है, जो स्टाफ बैठता है, जो खर्चा होता है स्लिप। उसके अलावा 40 और 50 रुपया ये लोग कन्वेनियंस चार्ज, कन्वेनियंस चार्ज, जिसका हम लोगों ने टीसी ऑफिस में भी कंप्लेंट किया तो उन्होंने बोला ये कोई राइट नहीं है इनको लेने का। उसके बाद ये आज तक ये लोग ले रहे हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इनके खिलाफ तो खंडनी का FIR इनके तरफ से, ये लोग जो है वसूली कर रहे हैं लोगों से, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यानी कि अनैतिक तरीके से यदि आप किसी से पैसे की उगाही करते हैं तो पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ धारा 387 और धारा 384 के तहत एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन क्या कहेंगे उन लोगों को जो सफेद पोश अपराधी कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सफेद पोश अपराध है, ये तरीका वही है, लेकिन जो इन्होंने रास्ता अख्तियार किया है वो अलग है। और यही कारण है कि ये लोग बच जा रहे हैं और वो लोग नहीं बच पाते जो सीधे सीधे पैसे मांग लेते हैं। मेरे हाथ में ये
50 रुपए की ये रसीद भी इन्होंने दी है। मैं चाहूंगा कि इसे कैमरे के जूम करके अपने लेंस को कैद करें और ये दर्शकों तक बताने का प्रयास करें कि ये 50 रुपए की जो पावती है ये दी जाती है जीवीके द्वारा, और ये पूछ रहे हैं कि इस पावती के देने के पीछे आपका मकसद सही नहीं लग रहा। और हमारा भी यही प्रयास है कि इनकी आवाज़ सूबे की सरकार तक पहुंचे, जो परिवहन मंत्री हो, जो परिवहन आयुक्त हैं उन तक पहुंचे, और साथ ही साथ यदि यहाँ कोई मैनेजमेंट है जो इस जीवीके को संचालित करता है तो उस मैनेजमेंट के शीर्ष पर बैठे उन तमाम अफसरान से हमारी यही गुजारिश होगी कि इस मामले में आप पूरी पारदर्शिता बरतें और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसे गंभीरता से ले। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो और भी कई महानुभाव हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी लेंगे प्रतिक्रिया। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। RT-Dose में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम तमाम टैक्सी चालकों की समस्याओं को कैमरे के माध्यम से आप तक रखा, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। टैक्सी ऑटो चलाते हैं आप, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार उर्फ मनोज सिंह सर। सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या है इस एयरपोर्ट पे जब ऑटो रिक्शा? हाँ सर, एयरपोर्ट पे दिक्कत ये है सर कि हम लाइन लगाते हैं, लाइन पहुँचते पहुँचते वहाँ 1.5 घंटा लगता है क्यों में, जहाँ से आप चल के आए हैं वहाँ से लाइन लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग जो लाइन में पहुँचे, किसी का कॉल आ गया कि भाई आप बीमार है या कुछ हो गया प्रॉब्लम, आप लाइन से गाड़ी अगर निकालेंगे तो सिक्योरिटी वाला लाक मार देता है, बोलता है कि आप गाड़ी खाली एम्प्टी नहीं निकाल सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है निकालने का। एम्प्टी गाड़ी निकालेंगे आप लॉक मारिए, जाके पुलिस स्टेशन में फाइन भरिए। आपका घर पे कोई बीमार है, कुछ हो गया है प्रॉब्लम, आप बताइए जाके, लेकिन पहले फाइन भरिए। ये कौन कहता है? सिक्योरिटी कहती है। आपका नाम क्या है? सदन लाल जायसवाल। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं साहब। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है साहब कि अब लोग जब भाड़ा उठाते हैं तो ये सब सिक्योरिटी वाले लाक लगा देते हैं, 200 रुपये का फाइन मारते हैं। कितना? 200 रुपया? 200 रुपये का पावती देते हैं? पावती देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कि हम लोग 1-1 घंटा तक रोक देते हैं गाड़ी, नहीं पावती तो बाद में खोलते भी हैं और झगड़ा करते हैं, थपड़ा करते हैं और मार कर ढकेल देते हैं। यहाँ तक लिए हम लोग गाड़ी लगाए, यहाँ पे भी भगा रहे हैं। यहाँ पे क्यों भगा रहे हैं? हम लोग को टैक्स देते हैं, हम लोग का टैक्स लगाया साहब, हम लोग टैक्स सरकार को दिए हैं रिक्शे का, यहाँ पर हाईवे पर भी लगा रहे हैं, तब भी यहाँ से भगा रहे हैं मार करके हम लोगों को। वैसे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से ये गुजारिश करूंगा कि जिस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हम खड़े हैं, यहाँ की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस की तस्वीर है जहाँ गाड़ियों का आवागमन बदस्तूर जारी रहता है। मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस वे है ये, और ये सांता क्रूज पूर्व के डोमेस्टिक एयरपोर्ट का मुख्य एंट्रेंस का रास्ता है, जिसके बाहर यहाँ टैक्सियाँ लगी हैं। लेकिन टैक्सी चालकों का कहना है कि जब हम इस सड़क पर ऑटो या टैक्सी लगाते हैं तो इस पर भी हम पर जुर्माना लगाया जाता है। जी जी जी। इसमें प्रॉब्लम और है कि हम लोग गाड़ी अगर ऐसे लगा के 2 मिनट पेशाब भी करने चले जाएंगे ना तो पुलिस वाले आएंगे या कोई भी आएगा, प्राइवेट फोटो खींच के मार देता है फाइन। आप मुझे एक बात बताइए, आपको मान लीजिए यूरिनल जाना है, लघु शंका आई है, तो क्या इस तरीके से आप ऑटो लगाएंगे? इसे नहीं, हम लोग साइड में लगाएंगे,
साइड में लगा दे तो भी बोलते नहीं लगाने का, लगा के गाड़ी लेके जाने का उतारी के बाद सर कहाँ ढूंढते बैठेंगे अगर किसी को इमरजेंसी आ जाएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यदि इन्हें आपातकालीन स्थिति में कहीं लघु शंका जाने की आवश्यकता आन पड़ गई तो ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि कोई गुंजाइश, कोई पार्किंग इनके लिए नहीं है, या फिर ये वहीं पर जाएं जहां पर शौचालय बनाए गए हैं। यदि वहां पर ये अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो इनके ऊपर पेनाल्टी मार दी जाती है। मुझे एक बात बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम अरविंद उपाध्याय है सर। उपाध्याय साहब कहाँ रहते हैं? मैं गोलीवार सांता क्रूज। आप टैक्सी चलाते हैं? रिक्शा चलाता हूँ सर। आपको क्या दिक्कत है? हमको यही दिक्कत है सर, हम खाना खाने के लिए भी रिक्शा खड़ा करके हम खाना खा रहे हैं तो पुलिस वाले फाइन मार रहे हैं। और पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ नहीं, ये देखिए 1000 का फाइन मारे हुए हैं सर। 1000 का फाइन है सर। ये फाइन कौन मारा है? ये पुलिस वाले मारे हैं सर। 1000 का फाइन है। 1000 का फाइन कहाँ मारे थे आपको? 1000 का फाइन सर जी एयरपोर्ट में मारे थे। एयरपोर्ट के अंदर? आपको पता है एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी आप पार्क नहीं कर सकते? पार्क सर जी हम साइड में लगा के जब लाइन लगी रहती है वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ फाइन मार रहे हैं ट्रैफिक वाले और ये पुलिस। आप लोगों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है? कोई गाइडलाइन है। अनवर हुसैन ने कहा कि हम आपको पेशाब करने के लिए सब कुछ सुलभ बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया है सर। अनवर हुसैन बोलते हैं कि डीसीपी हमारा खरीदा हुआ है। नहीं, ठीक है, आप किसी के बारे में जो भी कह रहे हैं आपके पास तथ्य होने चाहिए। आप क्या प्रूफ कर पाएंगे कि आप उन्होंने ऐसा कहा? रिक्शा खड़ा है और वहाँ पे सैकड़ों लोग पेशाब कर रहे हैं, आप वहाँ खड़े होकर 2 मिनट नहीं रह सकते हैं रिक्शे लाइन में। चलिए सर, मैं व्हाट्सएप पे आपको फोटो डाल के दिखाऊंगा। चलिए सर, 2 मिनट लगेगा। आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल साहब कहाँ रहते हैं आप? डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। आप टैक्सी चलाते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सारी दिक्कतें हैं सर, अच्छा ही क्या बताएं। यहाँ पे कदम कदम पे दिक्कत है। पार्किंग में पूरा कचरा भरा हुआ है, कहीं हम लोग जा नहीं सकते, न पेशाब करने की है जरूर, न कैंटीन है, कोई भी मतलब ज़रूरत का सामान नहीं मिलने वाला हम लोगों को। क्या आप लोगों ने अपने यूनियन के माध्यम से कोई पत्राचार प्रशासन से किया? 50 मरतबा मैं खुद अपने मतलब नाम से राइटिंग में कंप्लेन किया सर। उसका जवाब आया? कुछ भी जवाब नहीं मिला, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। मतलब सर, आपने कहा आपने शिकायत की थी? पुलिस स्टेशन में जाते वहाँ हमारी सुनी जाती, लेकिन जीवी के ऑफिस में जाते वहाँ बिल्कुल नहीं सुने। पुलिस स्टेशन में जाते हैं वो हमारा हर कुछ सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ तक बोलते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, वो प्राइवेट कंपनी है। चलिए, एक व्यक्ति तो ऐसा मिला कि जिसने कहा कि पुलिस स्टेशन में हमारी सुनवाई होती है, वरना इससे पहले जितने भी टैक्सी चालक या ऑटो चालक हमारे कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी वेदनाओं को साझा कर रहे थे, उनका यही कहना था कि पुलिस हमारी नहीं सुनती। लेकिन इन्होंने कहा पुलिस सुनती है, लेकिन पुलिस भी लाचार और बेबस नजर आ रही है, ऐसा इनकी बातों से प्रतीत होता है। और ऐसे में पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को भी ये समझना होगा कि ये कोई चोर डकैत नहीं है और ना ही कोई अपराधी है। ये मेहनतकश लोग हैं जो इस आर्थिक राजधानी मुंबई में अपने परिवारों के साथ रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई होती है, बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है, राशन का खर्च होता है। इन तमाम चीज़ों के लिए इनकी जद्दोजहद लगी रहती है। और ऐसे में जब इनसे जो कमाया हुआ पैसा जुर्माने के रूप में ले लिया जाए तो ये अपने परिवार का वहन कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में उन तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को भी सोचना होगा, राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना होगा कि जितना ज़मीनी मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर आप आंदोलन करते हैं, मोर्चा करते हैं, ऐसे में इन टैक्सी चालकों की भी समस्याओं को आपको सुनना होगा, क्योंकि आप राजनीति में एक बड़े स्तर के राजनेता हैं और आपका भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि यदि आपके इलाके के टैक्सी चालक परेशान हैं तो आप उन्हें उनकी समस्याओं से निजात दिलाएं। आपका नाम? रवि। क्या करते हैं आप? टैक्सी चलाता हूँ सर। रहते कहाँ हैं? कुलाबा। और टैक्सी कहाँ चलाते हैं? मैं कहीं पे भी, मुंबई में, कहीं कोई भी कोने एयरपोर्ट पे कभी टैक्सी आप लाए हैं? लाया हूँ, बहुत बार लाया हूँ। दिल नहीं होता क्यों, मैं रोज का कमाने वाला हूँ। क्यों मेरे को यहाँ चिट्ठी लूँ और मैं 4 दिन के बाद जब मैं कुलाबा से आऊँगा तब मैं इनसे पैसा लूँगा। मतलब समझा नहीं। जब मैं यहाँ चिट्ठी कटाऊँगा वो बिल, हाँ, वो लोग स्लिप जैसा देते हैं पैसे का। जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो वो पैसा उसके बाद मिलेगा, चाहे 4 दिन बाद आओ या 5 दिन। वो चिट्ठी घूम गई, सेम डे आप आए तो? सेम डे भी आए तो मिल जाएगा आपको भाई। हाँ, और उसके बाद यहाँ मैंने कुछ लोगों का मेरे को एक कहना है, मुंबई के अपने जितने भी मतलब रहवासी हैं, जितने भी हैं, टैक्सी ऑटो जितने भी हैं, कोई अपना तेरा मत करो, सब मिलके रहो तो सब अच्छा होगा। ये मत सोचो कि ये वहाँ का है कि मैं वहाँ का हूँ। क्यों, मैं तो कहीं पे भी चलाता हूँ, मेरे लिए बोरेवली हो, कुलाबा हो, क्यों मेरे को तो जाना है कस्टमर को लेके, मेरे को गैस को छोड़ना नहीं है। गैस बोलो अदिति भवा। और थोड़ा कर्मचारियों का थोड़ा लापरवाही हो रही है,
नहीं तो जो लोग बोले कि नहीं देते हैं साथ, मैं बोलता हूँ देते हैं। कुछ जगह नहीं दे रहे, कुछ जगह किसी कारण होगा, किस जगह किसी चीज़ का प्रेशर रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जितने भी ट्रैफिक हवलदार हैं, जितने भी सीनियर हैं, सर हैं, जितने भी हमारे रहवासी हैं, महाराष्ट्र रहवासी या जो भी अपने जितने भी भाई बंधु हैं, हमारे लिए सब एक ही है। मेरा ये कहना है कि अपनी जनता को हम भाई सब मिलकर रहेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अपने घर में छेद करेंगे तो फिर सब फायदा उठाएंगे। इनके कहने का मतलब यह है कि जैसे एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे कुछ तथाकथित लोगों की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। और ऐसे में चाहिए कि सब एकजुट होकर एक परचम के नीचे आए और अपनी बातों को रखें। कुछ दिन पहले मुंबई के अंधेरी पूर्व में ओला और उबर, इनके टैक्सी चालकों का एक जमावड़ा सड़कों पर उतरा था। उन्हें नियंत्रित कर पाने में मुंबई पुलिस को नाको चने चबाने पर मजबूर होना पड़ा था और हमने उस खबर को कवर किया था। टैक्सी चालकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मीडिया तक को उन्होंने गाली दे दी। उन्होंने हमारी बात को, जबकि हमने उन्हें पूरा मौका दिया था, लेकिन हमने उनकी खबर को प्रसारित किया। उनका यह कहना था कि मीडिया आती है, कवर करती है, लेकिन इसे दिखाती नहीं है। लेकिन हम ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे, खबर वही जो पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए दर्शकों तक पहुंच जाए। और साफ तौर पर यदि किसी की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम 100 बार भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को डोमिनेट करना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है इनकी बातों को, इनकी सच्चाई को प्रशासन तक पहुंचाना, और ये हम पहुंचा कर रहेंगे। आपका नाम? शंभुकांत ठाकुर सर। ठाकुर साहब कहाँ रहते हैं? कोलाबा में सर। क्या दिक्कत है आपको इस एयरपोर्ट प्रांगण में? दिक्कत तो बहुत है सर। दिक्कत तो इतना है कि अगर मैं भाड़ा अंदर छोड़ता हूँ तो कहीं भी ये अथॉरिटी नहीं है कि आप भाड़ा नहीं उठा सकते हैं। भाड़ा उठाया जा सकता है, वो पौती कटवाने के लिए तैयार रहते हैं, पर ये ओला उबर कंपनियां पैसा खिला करके सिक्योरिटी को बढ़ करके यहाँ तक कि हम लोगों को रोड से बाहर निकाला जाता है। आप उन कंपनियों पर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास तथ्य है कि उन कंपनियों के कारण ही आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? हो रहा है। इन कंपनियों को चलाने वाली भी सरकार है सर। ये मुंबई की शान थी, टेम्पू, काला पीला टैक्सी, लाल बसें, ट्रेन, पर इनको बर्बाद कर दिया गया। कोई भी यूनियन हमारा साथ नहीं देता है। हर यूनियन अपना स्टैंड खोल देता है, पर ओला उबर को चलाने बंद कराने के लिए किन्हीं को भी ताकत नहीं हुई जो इन्हें बंद करा सके। इसलिए हमारी टैक्सी आज बहुत दयनीय स्थिति पे आ गई है। और इसको भी जो है कानून अपने हिसाब से लेते हैं। जो कमाया हुआ पैसा है वो फाइन में भर दो, खाली हाथ लौटा लेके घर में जाओ, और कुछ भी नहीं है सर। जब से फ्लाइट सर शिफ्टिंग हुई है तब से काफ़ी कस्टमर को दिक्कत होती है। वो बेचारे नहीं जान के टर्मिनल 1 पे आ जाते हैं और उनको टर्मिनल 2 पे जाना। ऐसी विशेष स्थितियों में पैसेंजर हाथ देता है और कोई भी टैक्सी या रिक्शा वाला बेचारा वहाँ से गुजरता है तो वो रोने के कबूल पे आ जाता है, पैसेंजर प्लीज। ये टर्मिनल 1 कहाँ है? टर्मिनल 1 सर ये सांता क्रूज में। टर्मिनल 2 कहाँ? 2 है इंटरनेशनल पे। ये भी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि मुंबई में एयरपोर्ट जो है वो 2 एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 जो है वो सांता क्रूज में है, टर्मिनल 2 जो है वो अंधेरी में है। अंधेरी का जो है सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन के नाम से जाना जाता है, जबकि सांता क्रूज में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट की हम सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी जाएंगे और वहाँ का भी लेंगे जायजा, और उन तमाम टैक्सी चालकों और ऑटो चालकों से करेंगे सवाल कि उनके जहन में चल क्या रहा है प्रशासन के खिलाफ, तथा कथित कंपनियों के खिलाफ जो इस एयरपोर्ट को पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रहा है। यहाँ सबसे सर मेन है जीबीके, उसके बाद क्रिस्टल एक सिक्योरिटी आई है, वो पूरा जो है इसमें अपना साम्राज्य फैला के रखी है। और कोई भी रनिंग में टैक्सी जा रही है और कस्टमर का फ्लाइट है टर्मिनल 2 का, उसको इमरजेंसी जाना है, वो रोग आ रहा है, कितना भी कर रहा है, भाई साहब हमको जाने दिया जाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस टैक्सी वाले को न बैठा के गाड़ी में लाक मार देते हैं और उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं और उस कस्टमर को बेचारे को डिले करके उसकी फ्लाइट छुड़ा देते हैं। ये टोटल जीबीके और क्रिस्टल का लापरवाही की वजह से कस्टमर को भी परेशानी हो रही है। इन्होंने एक कंपनी का नाम लिया था, एक कंपनी आपने उसमें और ऐड कर दी और आपने बता दिया कि एक प्रकार से ये नेक्सस है, 60 गांठ है और इसी 60 गांठ के आप लोग शिकार हैं। ठीक है, मनोज मिश्रा हमारे साथ है। मनोज मिश्रा श्रमिक उत्कर्ष एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो कुछ भी हो रहा है, अगर आने वाले दिनों में
स्थितियां परिस्थितियां नहीं बदली तो आपके यूनियन का स्टैंड क्या होगा? अगर यही हाल रहा जो स्थिति आज चल रही है तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन सारे टैक्सी और रिक्शा वाले मर के दोनों एयरपोर्ट पे करेंगे। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों एयरपोर्ट पे हमारी यूनियन पूरे ड्राइवरों के साथ स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे हम लोग, अगर यही हालत रहा तो, अगर सुधार नहीं हुआ तो। वैसे तो कल हमें नेशनल सिविक पास जाने वाले हैं हम लोग, कुछ ड्राइवर यूनियन वाले मिलके इनकी शिकायत लिखित में हम लोग देंगे वापस। अगर फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन सारे टैक्सी रिक्शा वाले मिलकर करेंगे मुंबई में। बतौर महासचिव आपकी अंतिम प्रतिक्रिया? ऐसा है कि ये जो प्रीपेड काउंटर है जिसको चलाने का काम जो है टैक्सी में वेलफेयर ट्रस्ट को करना था, वो खुद ना करते हुए जीवीके खुद चला रही है उसको, क्योंकि जो मीटिंग में तय हुआ था कि ये जो प्रीपेड टैक्सी काउंटर है ये टैक्सी में वेलफेयर ट्रस्ट चलाएंगी और जो इससे कमाई होगी उस कमाई का जो है टैक्सी वालों के वेलफेयर में खर्चा किया जाएगा, उनका हायर एजुकेशन या कोई मेडिकल बड़ा हो गया उस पर। ये तो बहुत अच्छी बात है वेलफेयर, लेकिन ऐसा ना होते हुए जीवीके कंपनी इसको खुद चला रही है और 10 साल इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, क्या कोई मतलब नहीं है। ये लोग पूरा पैसा हमारा खाए जा रहे हैं और प्रीपेड काउंटर खुद चला रहे हैं और हमारे व्यवसाय को भी चौपट करते जा रहे हैं। अगर इनके अंदर सुधार नहीं आया, इन लोगों ने इसको हमारे को देने का काम नहीं किया, तो हम लोगों ने, जैसे मनोज मिश्रा जी ने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि दोनों एयरपोर्ट जो है बंद करेंगे और यहाँ से एक मोर्चा लेकर हम लोग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग मुंबई को बंद करने की भी स्थिति हमारी है कि मुंबई की टिपारी टैक्सियों को जाम करके हम लोग अपनी मांगों को मनाने का काम करेंगे। वैसे इन 24 न्यूज़ पर यह खबर चलने के बाद हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है इस मामले की गंभीरता को समझेगा और इनकी समस्याओं से इन्हें निजात दिलाएगा। ओवरनाइट भले इनकी समस्याओं का हल ना हो, देर से ही सही लेकिन सवेर से सही, उस तर्ज पर इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? हम इन मुंबई 2024 न्यूज़ के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, संजय मिश्रा जी का। आपने हमारे लिए बहुत समय दिया, आपके चैनल का भी धन्यवाद। और हम उन तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो लोगों का ये कहना होता है कि मीडिया आई चली गई और कुछ नहीं हुआ, ऐसे लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि ना ही हम न्यायपालिका है, ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका। हम हैं इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष की चतुर्थ स्तंभ, जिसे कहते हैं पत्रकारिता। खबर वही जो पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए अपने दर्शकों तक पहुंचे। आज के सफर में इतना ही। यदि आपके सामने भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं, यदि आप भी हो रहे हैं किसी की प्रताड़ना के शिकार, यदि प्रशासन आपकी बातों को भी कर रहा है नज़रअंदाज, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि एक एम्बुलेंस जितने वक्त में आपके पास पहुंचती है उतने वक्त में इन 24 न्यूज़ की टीम आप तक पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।